तो बच्चों आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए आपने पिछली क्लासेस में 10th में पढ़ा होगा कि चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और बिकॉज ऑफ द चार्ज करंट फ्लो होता है। तो करंट की बात फिलहाल नहीं कर रहे, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बात करेंगे। और जो ये दो दो ही चार्जेस क्यों हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? तो देखिए किसी भी बॉडी को हम चार्ज करें, चार्ज कैसे करेंगे? बॉडी को रब करिए, उसको एनर्जी दीजिए तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। और चार्ज करने के बाद या तो दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको नाम हमने दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। और ये भी आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स, चार्ज के कैरियर्स। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, यानी कि चार्ज का कैरियर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही माने जाते हैं। हालांकि आगे जाके थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, होल्स भी आते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल वो आपकी फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में होंगे। ठीक है ना? तो अब ये कोई बॉडी जो चार्ज होती है, आप उसको रब करते हैं, रब करने के बाद देखते हैं उसके अंदर चार्ज आ गया। चार्ज कैसे पता चलता है? वो अट्रैक्ट करने लगती है या रिपेल करने लगती है, तो उसके अंदर वो चार्ज आ गया, बॉडी हमारी चार्ज। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी में ऐड हो जाते हैं, देखिए जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में ऐड हो गए या कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकल के बाहर चले गए, तो बॉडी चार्ज हो गई। या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, एक्सिस में आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी जो है हमारी वो नेगेटिव। ये तो रही कुछ पुरानी बातें। अच्छा, अब कुछ मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं या गुड कंडक्टर बोलते हैं। और जो नहीं करता कंडक्ट वो हमारा बैड कंडक्टर है। इनके बीच में भी एक होता है सेमी कंडक्टर, जो ना तो बहुत अच्छा कंडक्टर है और ना ही बहुत अच्छा बैड कंडक्टर है ना? तो ये सेमी कंडक्टर फिलहाल आगे के लिए हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर। तो क्यों कोई बॉडी कंडक्टर हो जाती है, क्यों कोई बॉडी बैड कंडक्टर? अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर घूमते हैं पूरी मेटल में, इधर से उधर रोटेट नहीं करते, मतलब इधर से उधर मूव करते हैं, लेकिन दौड़ लगाते हैं, है ना? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं यही चार्ज के कैरियर्स हैं। जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली मेटल्स में, जैसे मेटल्स के केस में, तो वो मेटल हमारा गुड कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि चार्ज को कैरी तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, तो वो गुड कंडक्टर। और अगर इनकी संख्या बहुत कम रहती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारा बैड कंडक्टर होगा, इनके बीच में सेमी कंडक्टर भी होता है। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन क्यों अपनी ऑर्बिट को छोड़ता है? इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को क्यों छोड़ेगा? जब उसे बाहर से कुछ एनर्जी मिलेगी वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा। अच्छा, अब ये एनर्जी जो होती है ये लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, मतलब आपने रब किया तो आप वर्क कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये भी एनर्जी हो सकती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट से अलग कर देता है। और आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है उनको, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है, अपनी न्यूक्लियस को छुड़वाना है, तो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी उसको देनी। ये एक बात, ये अभी आगे के चैप्टर से शुरू। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्ट कैसे करता है, और कितना करता है, कितना चार्ज होने पे अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन अब हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी चीज जानते हैं कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपको पता है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा कि ये जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। देखिए
इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। तो ये मिनिमम चार्ज हो गया। अब कैसे पता चला कि यही चार्ज हमारा मिनिमम है? सब इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज है। तो देखिए, एक मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने शायद पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ड्रॉप्स होती है, चार्ज ड्रॉप्स। देखिए, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में छोटी 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 ड्रॉप। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, बीच में छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप चार्ज है ना? और मिलिकन एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इन ड्रॉप्स का चार्ज निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता है, हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं, उसका मान। तो हर ड्रॉप का चार्ज कैलकुलेट किया गया। किसी पे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, किसी पे 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, किसी पे 4.8। मतलब कहने का ये है कि ये जो चार्ज था ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 के मल्टीपल में, देखिए कितना, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, इसके मल्टीपल में, मतलब 1.6 का 16 भी हो सकता है, 1.6 का 1600 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा इसके मल्टीपल। तो इसका जो, अब देखिए, किसी ड्रॉप पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो 3.2 चार्ज हो गया, किसी ड्रॉप पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए 4.8 चार्ज हो गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 भी है ना। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, कि मिनिमम चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 एंड दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। और ये ट्रू है, ट्रू चला आ रहा है ना। कभी कभी थ्योरी जो ऐसी हो जाती है कि आज ट्रू है और साल बाद डिनाई हो गई, या 10 साल बाद ही डिनाई हो गई, लेकिन ये थ्योरी ट्रू चल रही है अभी तक, तो ये ठीक है। तो मतलब मिनिमम चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ये टर्म याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन, क्योंकि इससे आइडिया नहीं लगता है ना। क्वांटाइजेशन मीन्स, ये पूरा अगर क्वांटाइजेशन एग्जाम में आता है, मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बता दीजिएगा कि चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 के मल्टीपल में मिलता है। इसीलिए इसे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं, और इसी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक चीज है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज, ऐसा यूनिट जो है, जो ज्यादातर यूज होगी वो हमारी कूलम यूज होगी ना। कूलम, वैसे आपको देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही टर्म कई तरह से डिफाइन की जाती है, तो कई तरह की यूनिट्स भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम फिलहाल जो इसकी यूनिट कूलम्स लेके चलेंगे, लेकिन इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है। कैसे, देखिए देखते हैं। देखिए, 1 कूलम, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, है ना। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर की करंट को या तो हम कूलम से डिफाइन कर लें, या कूलम को एम्पियर से डिफाइन कर लें, है ना। दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एम्पियर है कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर अगर फ्लो हो जाता है तो दैट करंट इज अ 1। और 1 कूलम कैसे देते हैं, इफ 1 एम्पियर चार्ज flows through the wire or a conductor in 1 second, then the amount of charge will be 1 coulomb। और भी आगे इसमें थोड़ी डेफिनेशन और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, फिलहाल आप तो कूलम या एम्पियर सेकंड याद रखिए। एम्पियर सेकंड कैसे,
यहाँ से ले लीजिए Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास हुआ, तो जो चार्ज पास हुआ दैट इज 1 कूलम। ठीक है, तो अब देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अब देखते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर है। इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो जाए तो Q इज इक्वल टू n, Q इज इक्वल टू एन, Q चार्ज हो गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है इसका, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो चार्ज अगर पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। चार्ज को 1 कूलम करते हैं और देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 is equal to n into 1.6 into 10⁻⁻19. So n is equal to 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19. So n is equal to 10⁻20 upon 1.6. इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 0.0 और 6 96 4 0 32 8 0.6 6.625 into 10⁻20 कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। ठीक है ना, तो यानी ये जो मोटी मोटी एक संख्या आई है, आई 6.25 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 6.25 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में होंगे। देखिए एक कूलम चार्ज अपने आप में एक बहुत बड़ा चार्ज है। किसी भी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज देना फिजिकली इतना, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। तो ज्यादातर आपको जो इसमें न्यूमेरिकल्स में या आगे जो भी आपको क्वांटिटीज मिलेंगी वो माइक्रो कूलम में मिलेंगी। ठीक है ना, माइक्रो कूलम आपको क्लियर है, 10⁻⁻6 माइक्रो हो गया है ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 10⁻⁻3 -6 -9 और -12 ये चलता है। तो ज्यादातर चार्जेस आपको माइक्रो कूलम में मिलेंगे, क्योंकि कूलम चार्ज अपने आप में काफी बड़ा। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं हम, तो अब आते हैं हम आपका कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, यानी कि एक थ्योरी हमारी ये कहती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकते, और ये कब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अलग अलग है ना। अलग अलग का मीनिंग कि जब बाहर से एनर्जी मिलती है लाइट की फॉर्म में, लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है, लाइट और हीट सन से आती है। तो जब तक ये सन है, लाइट और हीट आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपना अलग रोटेट करेंगे, प्रोटॉन अपना अलग रहेंगे, तो ये चलता है। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्रिएट नहीं हो सकता, चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, दोनों चीजें। तो फिर चार्ज बॉडी होती कैसे है, कैसे होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए बॉडी में से, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, निकल के दूसरी बॉडी में चले गए, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी को एक्स्ट्रा दे दीजिए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, वो खत्म नहीं, तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। वेरी सिंपल है ना, आप लोग समझ जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कूलम्स लॉ। ये तो बात रही चार्ज करने के लिए। चलो पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता देते हैं कि एक हमारा तरीका होता है कि चार्जिंग बाई फिजिकल टच, यानी कि बॉडी को दिया, रब कर दिया, ज्यादा हीट दे दी, इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकाल लिए, कुछ ऐड कर दिए, तो फिजिकली। ठीक है, तो दूसरा होता है कि बॉडी को फिजिकली टच भी नहीं करा और चार्ज भी हो गई, उसको कहते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। तो पहले देखते हैं कि चार्ज बाई इंडक्शन क्या चीज है ना। सिंपल चार्ज मैं नहीं बता रहा, वो आपने पढ़ा होगा कि स्केल को लीजिए,
बालों से रब कीजिए, ये देखते हैं कि वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। ये होता है। तो वो एक सिंपल चीज है, सिंपल थ्योरी है, वो आपने पहले पढ़ी होगी। लेकिन अब विदाउट एनी टच, यानी उसको रब भी नहीं करेंगे, चार्ज भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी, ये देखिए बॉडी जमीन से टच का मतलब ये नहीं है कि जमीन में चार्ज चला जाएगा। यहाँ कुछ इंसुलेटर टाइप है जो इस चार्ज को यहाँ पे नहीं जाने देगा। ठीक है, इस बॉडी पे फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्जेस दे। अब इसके पास हमने दूसरी बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आते हैं। टच नहीं कराएंगे, टच कराएंगे तो डायरेक्टली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये भी चार्ज हो जाएगी, इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि इसको टच कर दें, टच कर दें, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसका चार्ज थोड़ा सा घट गया, यानी इसने अपना चार्ज इसको दे दिया। वो नहीं, फिलहाल इसको हम बिना टच किए, नहीं इसका चार्ज भी ना कम हो, ये चार्ज भी हो। कैसे करेंगे, इसके पास लेके आए, और पास आने के बाद क्या किया हमने कि यहाँ पर सारे इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर इकट्ठे हो गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बॉडी एक साइड नेगेटिव चार्ज हो गई, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इसके बाद आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया को ग्राउंड। तो ये ग्राउंड का मीनिंग क्या है, ग्राउंड का मीनिंग अर्थ भी बोलते हैं इसको। और इसका मीनिंग ये है कि अगर बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ उसके लिए नेगेटिव हो जाती है या जीरो पोटेंशियल पे रहती है, और अगर बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है तो अर्थ उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये अर्थ होता है। कितना भी चार्ज इसको दे दीजिए, कितना भी दे दीजिए, ये न्यूट्रल है। ठीक है ना, ऐसे माना जाता है। तो जब हम इसको अर्थ कर देंगे तो अर्थ करने के बाद यहाँ पर ये चार्ज आपका गायब हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपने अर्थ का कनेक्शन काट दिया, ये वाला, और इस बॉडी को भी उठा के दूर ले, है ना, बॉडी को उठा के दूर ले गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और जमीन से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अर्थ से और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, हो गया ना। यानी कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये हमारा चार्ज हो गया। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, ये इंडक्शन से हमारा चार्ज, ठीक है ना। तो बॉडी टच भी नहीं करी, इसका चार्ज भी कम नहीं हुआ, और ये चार्ज हो गया। लेकिन देखिए एक लूप है इसके अंदर, लूप का मीनिंग यहाँ तो हम फिजिकल टच कर रहे हैं, यहाँ तो करना पड़ रहा है ना, बट ठीक है, इसका चार्ज नहीं कम हुआ, इसलिए इसको कहेंगे हम चार्जिंग बाय द इंडक्शन। तो ये इंडक्शन से चार्ज होगी। ठीक है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आते हैं हम सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए दो हमारे चार्ज हैं, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव और एक चार्ज हमारा नेगेटिव। अब ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये दो चार्ज हमारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, ये कूलम्ब्स लॉ से आएगा। तो पहली चीज तो यही पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज मीन्स बहुत छोटे, अपने डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे, वो पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं है कि हर चार्ज पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अगर ये कोई बहुत बड़े बड़े स्फीयर हैं और ज्यादा दूर नहीं है तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कंसीडर किए जाएंगे। पॉइंट चार्ज हम उनको कंसीडर करेंगे जिनका अपना रेडियस या अपना वॉल्यूम बहुत छोटा है, जैसे कि क्रिकेट की फील्ड में बॉल बहुत छोटी है फील्ड के कंपैरिजन में, पॉइंट मास कहलाएगा, वो पॉइंट मास, यहाँ पे पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, तो ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन चार्ज खाली पॉइंट चार्ज ही नहीं होते, चार्ज बहुत तरह के होते हैं। लाइन चार्ज, मतलब आपने एक लंबा सा वायर लिया, उसको चार्ज कर दिया, वो लाइन चार्ज होगी, उसकी कैलकुलेशन अलग होंगी। आपने एक बड़ी सी शीट ली, लोहे की शीट ली बहुत बड़ी सी, चार्ज कर दी, तो वो कैसा चार्ज हो गया, वो शीट चार्ज हो गया, एरिया चार्ज हो गया, है ना, तो उसकी कैलकुलेशन अलग होंगी। और आपने एक वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज मतलब किसी चैम्बर में गैस भरी हुई है, अब गैस ही क्यों ले, सॉलिड क्यों नहीं लिया, सॉलिड इसलिए नहीं ले सकते कि चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। ये भी एक है कि चार्ज कभी भी सरफेस से अंदर नहीं होता।
तो वॉल्यूम चार्ज के लिए गैस लेनी पड़ेगी, गैस ली, चार्ज कर दी, गैस में आयंस बन गए, आयंस अंदर भी हैं, आयंस बाहर भी हैं, हर तरफ है, तो वो वॉल्यूम चार्ज कंसीडर किया जाएगा। और किसी सॉलिड को नहीं ले सकते क्योंकि चार्ज हमारा हमेशा सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज जाता ही नहीं सॉलिड में। तो ये भी एक थ्योरी है कि जिसको प्रैक्टिकली एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। और कैसे प्रूव किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर बैठ गए और स्फीयर के अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि स्फीयर को खूब चार्ज कर दो, खूब चार्ज कर दो, और स्फीयर को खूब चार्ज कर दिया गया। लोगों को लगा कि ये साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन चार्ज स्फीयर से चार्ज हटाया गया और चार्ज हटाने के बाद जो साइंटिस्ट थे वो बड़े आराम से उसमें से निकल के आ गए कि देखिए कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब चार्ज जो है कभी भी सरफेस के अंदर नहीं जाता, हमेशा सरफेस पर ही बना रहता है, चाहे बॉडी सॉलिड है या बॉडी हॉलो रहेगा सरफेस पे। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी लाइटनिंग होने के चांसेस हो तो कार के अंदर ही बैठिए, आगे लाइटनिंग हो रही है कार के अंदर बैठिए, कार में से बाहर मत निकलिए, अंदर आप ज्यादा सेफ हैं, पेड़ के नीचे इतना सेफ नहीं है। अब ये बात अलग है कि लाइटिंग इतनी तेज हो जाती है कभी कभी कि मकान भी फट जाते हैं, तो कार भी आपकी फट सकती है ना। तो खैर, अब इसमें फोर्स कैलकुलेट कर, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट यानी कि एफ, देखिए इसके अंदर जो देखा गया प्रैक्टिकली, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q1 ये चार्ज और Q2 ये चार्ज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and F is directly proportional to Q2 and F is inversely proportional to R square। यानी कि जो डिस्टेंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो ये हो जाता है F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा और वो कांस्टेंट जो है हमारा, फिलहाल आपने अभी पहले जो पढ़ा होगा वो के पढ़ा होगा, कि एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। बट इस के की भी कोई वैल्यू होती है, के जो हमारा डिपेंड करता है मीडियम पे डिपेंड करता है कि क्या मीडियम हम ले रहे हैं। जैसे मीडियम एयर हो सकता है, एयर में ले लिया, किसी गैस में ले लिया, या आपने लिक्विड के अंदर रख दिए, या सॉलिड में भी रख सकते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल्स को, तो ये आपका डिपेंड करेगा। तो अब देखिए इस के की भी वैल्यू है वो अब पढ़ते हैं। देखिए के जो हमारा होता है दैट इज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में भी इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 9 इंटू 10⁻⁹, बहुत ज्यादा है ना, काफी आई है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम या एयर के लिए इसको एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है ना, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अच्छा, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, और अब इसकी वैल्यू इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये एप्सिलॉन नॉट हमारा आ गया। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखिए ये जो कांस्टेंट है इसमें यूनिट भी है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं, 4 और 5 तो डायमेंशन लेस है, बट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। अब ये यूनिट देखते हैं क्या आती है, ठीक है ना, इस यूनिट को भी निकालते हैं। तो इस यूनिट को कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से इसकी यूनिट आएगी, इसी फॉर्मूले से आएगी। तो एप्सिलॉन नॉट किधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन
आर, ठीक है ना। Q1 Q2 को ना निकाल लीजिए, कूलम है, ये मीटर है, ये न्यूटन है, बस इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। तो कैसे करेंगे, क्यू स्क्वायर, कूलम स्क्वायर कर दिया, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये आपका छूट गया, ये अब दिख रहा है। चलिए अब इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं इसकी। अब डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन के लिए देखिए इन सबकी डायमेंशन पता है तो ये भी आ जाएगा। डायमेंशन या तो एम्पियर में देंगे या कूलम में। तो एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, न्यूटन की हो गई, मीटर स्क्वायर एल टू, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर एम इनवर्स एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर टू, ये इसकी डायमेंशन तो, ठीक है। और कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, वो भी एम्पियर सेकेंड, यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम इनवर्स एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर, ये आ गई हमारी इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो ये कब किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ये रहेगा। और देखिए अगर ये मीडियम चेंज हो जाता है तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना, और उस बदली वैल्यू को यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो ये किस तरह से न्यूमेरिकल में आता है, किस तरह से दिया जाता है, ये देखते हैं और ये वैल्यू क्या हो जाती है। देखिए अगर मीडियम चेंज हो गया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर है, यानी दोनों चार्जेस को लिया, किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो क्या करेंगे, मीडियम बदल गया, बीच में लिक्विड आ गया, तो अब ये एप्सिलॉन आर हो गया। एंड एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। जहां पे कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में के दे देंगे, कि वैल्यू ऑफ के, ये वो वाला के नहीं है जो आप 10th में पढ़ते थे, ये अब डिफरेंट है ना। वैल्यू ऑफ के इज 10 या 1000 या 100, जो कुछ वैल्यू दे दी जाएगी तो आप उसको एप्सिलॉन नॉट में इसका मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब जो आपका फॉर्मूला होगा वो ये होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई के एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर। अब ये हमारा एक डिफरेंट फॉर्मूला आ गया, है ना। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे आप, पहले आसान आसान लीजिए, उसके बाद थोड़ा टफ भी लेंगे, है ना। चलिए चलिए, तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, पहले आसान सी। टू पॉजिटिव, नोट नोट कर लीजिए, two positive charges are 0.1 meter apart, repels each other with the force of 18 Newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, calculate separately both the charge. दोनों चार्ज को अलग अलग कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखिए एक चार्ज Q1 मान लीजिए, एक चार्ज Q2 मान लीजिए, Q1 एंड Q2 दो चार्ज हो गए, इन दोनों का सम 9 माइक्रोकूलम, दोनों का सम 9 माइक्रोकूलम है ना। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर आपको माइक्रोकूलम नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करें या बाद में कर लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा Q1 प्लस Q2 ये हो गया। और रिपेल्स ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर मतलब दोनों पॉजिटिव है या दिया ही हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, दिया हुआ है। तो 18 न्यूटन का फोर्स है। फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9
इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई Q1 एंड 9 माइनस Q, तो एक ही में आ जाएगा, Q1 ही Q1 हो जाएगा ना, दो दो वेरिएबल हो जाएगा इस इक्वेशन। Q1 एंड Q2 इक्वल टू 9 माइनस Q, Q1 एंड 9 माइनस, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर पॉइंट वन आर है, तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये देखिए कैलकुलेट करेंगे, फोर्स हमारा कितना है 18 न्यूटन, 18 रख दिया, फोर्स हमने 18 रख दिया, एंड 18 इज इक्वल टू 0.01 9 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, ठीक है, 7 नहीं सॉरी 11 हो जाएगा, ये ऊपर जाके पहुंच जाएगा। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए बाकी चीजें यहाँ ले आएंगे, है ना, बाकी चीजें को यहाँ ले आएंगे। और ये माइक्रो कूलम में है, तो इसको सॉरी अभी तो हमने एज इट इज वैल्यू रख दी है, माइक्रो में कर लीजिए, यानी कि इसको चेंज कर दीजिए, 9 इंटू 10⁻11 इंटू 9 इन 9 के अंदर है 10⁻⁻6 या -12 -12, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 और -1। अब ये कूलम हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा सा थोड़ी देर में इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।